My name is Sanjeev Kumar, PGT Economics from Takshila Model Senior Secondary School. So students, in the today's class we are going to discuss a new topic of the chapter, that is arithmetic mean. उसी का हम लोग एक न्यू टॉपिक आज करेंगे, that is corrected mean. करेक्टेड मीन बेसिकली पहले क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल बेटा कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज गिवन थी, मान लो ये मेरे पास वैल्यूज हैं 10, 15, 18, 27, 36. इनका मुझे मीन कैलकुलेट करने को बोला गया. तो जब इनका मीन कैलकुलेट करने को बोला गया तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इनका मीन कैलकुलेट कर लिया मान लो 28. ठीक है, मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया. लेकिन उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि ये जो वैल्यू मेरे पास 18 थी, बेसिकली ये वैल्यू 18 नहीं थी, ये एक्चुअल में वैल्यू थी 81. 18 की जगह एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 81, पर मैंने तो उसको 18 ले लिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, गलत आ गया. तो अगर मैं करेक्ट वैल्यू लेता दैट इज 81, तो मेरा आंसर कितना आता वो हमें कैलकुलेट करना होता है. उसी को हम लोग बोलते हैं करेक्टेड मीन. तो उसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है. फॉर्मूला है करेक्टेड मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस जो भी हमारे पास क्वेश्चन में इनकरेक्ट वैल्यू होगी और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग n से. ठीक है, इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप हम दोनों ने करने ही करने. मीन का बेसिक फॉर्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन में n. उसके बाद हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे चला गया और ये मीन इंटू मीन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. ये मीन और n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबमिशन ऑफ एक्स आएगा. कौन सा वाला सबमिशन ऑफ एक्स आएगा वो मैंने नीचे लिखा हुआ है रॉन्ग वाला. इस रॉन्ग को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे सबमिशन ऑफ एक्स, यहाँ पे रॉन्ग पुट किया जाएगा. फिर उसमें प्लस कर देंगे करेक्ट वैल्यू, माइनस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू और इसको डिवाइड कर देंगे n से. ठीक है, तो अब मैं इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास का इंफॉर्मेशन है कि टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं. जब उन 100 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स कैलकुलेट किए गए तो वो हमारे पास कितने आए बेटा, वो हमारे पास आए 40. ओके, लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53. की बाद में हमें पता लगता है कि एक वैल्यू जो बेसिकली 53 थी उसको हम लोगों ने कितना ले लिया 83. यहां से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी करेक्ट वैल्यू है, कौन सी इनकरेक्ट वैल्यू है. तो स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता लग रहा है कि वन वैल्यू वाज रीड एज 83. एक वैल्यू को मैंने कितना पढ़ लिया 83, जबकि वो थी कितनी 53. अगर कंफ्यूजन होता है तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ के बाद जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमारे लिए करेक्ट वैल्यू होती है. ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों स्टेप्स को मैंने यहाँ पे कॉपी किया. मीन का बेसिक फॉर्मूला लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हो गया. अब ये मीन हमें क्वेश्चन में गिवन था 40, एन भी हमें क्वेश्चन में गिवन था 100, एन हमें क्वेश्चन में गिवन था 100. इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये हमारे पास आया 4000. ओके, अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटा. ये हमारे पास यहाँ से आया सबमिशन ऑफ एक्स रॉन्ग. इस सबमिशन ऑफ एक्स रॉन्ग को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया 4000 प्लस जो भी क्वेश्चन में करेक्ट वैल्यू थी कौन सी थी 53, उसको हम लोगों ने प्लस कर दिया, माइनस जो भी हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू थी दैट इज 83, उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाय n. तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास आया 39.70. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. इसमें एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि दो करेक्ट वैल्यू हमारे पास गिवन हो, दो इनकरेक्ट वैल्यू गिवन हो. तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, दोनों करेक्ट वैल्यू को आप लोगों ने प्लस करना है और दोनों इनकरेक्ट वैल्यू को आप लोग माइनस कर देंगे. ओके, बाकी सारे का सारा हमारा फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, दोनों करेक्ट वैल्यू को प्लस कर लेना, दोनों इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर देना. ओके, समझ आ गया. ओके बेटा, फ्रेंड्स अब इसी में हम लोग आके एक और नया टॉपिक करते हैं. जो नया टॉपिक हमारे पास है बेटा वो है हमारे पास कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू. मान लो हमसे बोला गया है कि ये तीन ग्रुप्स हमारे पास थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. इन तीनों में कुछ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे और कुछ नंबर ऑफ मार्क्स उनके आए थे. तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने इन तीनों का ना अलग अलग मीन कैलकुलेट किया. ओके, वो तो इन तीनों का डिफरेंट मीन होगा. हमें क्या बोला गया है कि इन तीनों वैल्यूज का हमें एक सिंगल मीन कैलकुलेट करना है. कि अगर इन तीनों का अलग अलग मीन ना कैलकुलेट करके हम लोग एक सिंगल मीन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड मीन ऑफ द ग्रुप. यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है, मीन 1 2 3. 1 2 3 का मतलब है अगर इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास 3 ग्रुप थे. अगर मान लो इसमें एक और ग्रुप हमारे पास होता है डी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4.
अगर एक और ग्रुप होता ई तो यहाँ पे हम लोग लिख देते 5। जितने ग्रुप्स होंगे उतनी वैल्यू हम लोग यहाँ पे आगे लिखते रहते हैं। तो अभी हमारे पास 3 है तो हम लोग 3 लिखते हैं। उसी अकॉर्डिंग ये पेयर बने हुए हैं। मीन 1 N1 मतलब फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना था, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, प्लस सेकंड ग्रुप का मीन उसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, प्लस थर्ड ग्रुप का मीन उसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अगर 4 होते तो प्लस यहाँ पे आ जाता मीन 4 और N4 और नीचे भी हम लोग क्या लिख देते N4। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज होते रहेंगे, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज होते रहेंगे, उतना हम लोग इसमें ऐड करते रहते हैं। ओके, तो ये बेटा बेसिकली हमारा फॉर्मूला है किस चीज का, कंबाइंड मीन का। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हम लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11 ऑब्टेन 40 मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि एक 11th क्लास है जिसमें सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनका मीन मार्क्स कितना हमारे पास आए हैं बेटा 40। फिर ऐसे ही 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, 11th क्लास का जो सेक्शन बी है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके मीन मार्क्स कितने हमारे पास ऑब्टेन हुए हैं, ऑब्टेन 35 मीन मार्क्स। यहाँ पे इसको मैंने दिखा भी दिया है। 11th क्लास में 2 सेक्शंस के बारे में बात की गई है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 60 हमें गिवन था, और उनका मीन कितना है, उनका मीन है हमारे पास 40। ऐसे ही सेक्शन बी में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40 और उनका मीन है हमारे पास 35। तो ये चारों वैल्यूज हमें गिवन है। क्योंकि यहाँ पे 2 ही ग्रुप है तो N1 और मीन 1 और मीन 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 पेयर्स हम लोगों ने बनाए, मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। मीन 1 हमारे पास गिवन था 40, N1 60 प्लस मीन 2 35, N2 40 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 दैट इज 60 प्लस 40। यहाँ से इनको प्लस किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2400 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1600 आया, डिवाइड बाय 100 3800 डिवाइड बाय 100 इज 38। ये हमारे पास हमारा क्या आ गया, कंबाइंड मीन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैं ना आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें क्या होगा कि ये जो चारों वैल्यूज हैं इनमें से हो सकता है कोई एक वैल्यू गिवन ना हो, उसकी जगह हम लोग जो ये फाइनल आंसर निकाल रहे हैं दैट इज कंबाइंड मीन। मतलब ये 100 स्टूडेंट्स का 40 प्लस 16 100 स्टूडेंट का कंबाइंड मीन जो हम लोग फाइनल आंसर निकाल रहे हैं ना, वो हमें पहले से गिवन होगा, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन मैंने कंबाइंड मीन का आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इज ₹284। द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स इज 290। फाइंड द मीन वेज ऑफ रिमेनिंग 30 वर्कर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे पहले हमें टोटल 100 वर्कर्स का मीन गिवन है 284। उसमें से फिर बाद में बोल रहा है कि इन्हीं 100 में से जो 70 वर्कर्स हैं उनका मीन है 290। हमें क्या करना है, हमें बाकी रिमेनिंग 30 वर्कर्स के मीन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स N1 प्लस N2 हमारे पास 100 है और उन्हीं का मीन हमें गिवन है 284। इसमें से बोल रहा है कि फर्स्ट 70 जो है उनका मीन है 290, तो N कितना हो गया 70, मीन कितना हो गया 290, तो बाकी कितना बचा 30 हमारे पास बचा, तो N2 कितना आ गया बेटा 30, उसका हमें मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेम हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट किया, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू 2 ग्रुप्स हैं तो 1 2 आ गया, मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। कंबाइंड मीन हमें क्वेश्चन में गिवन था 284, बाकी वैल्यूज हम लोगों ने पुट की, मीन 1 290, N1 70 इंटू में मीन 2 हमें गिवन नहीं है तो उसकी जगह मीन 2 ही लिखा रहने देते हैं, एंड N2 हमारे पास था 30 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। इसको ऐसे सॉल्व किया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 20300 प्लस 30 मीन 2 डिवाइड बाय 100 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, इस 100 को हम लोगों ने इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 28400। उसके बाद इसको इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास बचा 8100 इज इक्वल टू 30x2 और मीन 2 वी कैन से। उसके बाद मीन 2 को यहीं पे रखा, 30 को 8100 से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आया 270। मतलब जो सेकंड ग्रुप थे, ये जो सेकंड ग्रुप था उसका मीन कितना आएगा हमारे पास 270। ओके, तो ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें से इन्हीं में से कुछ वैल्यूज आप लोगों को गिवन ना हो। आई होप ये दोनों टॉपिक्स दैट इज करेक्टेड मीन एंड कंबाइंड मीन आप लोगों को क्लियर हो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।